गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपके सामने बायोलॉजी की फ्रेश टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन सभी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि आप पिछले वाले सारे वीडियो पूरे देखें, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझे, जिससे आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी। और जो भी मैं पीडीएफ के नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी पुराने वीडियो के नोट्स डाउनलोड किए और अपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ कभी भी आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपने हाथ से काम किया होगा या आप खुद अपना नोट्स बनाएंगे तो आप खुद परिपक्व रहेंगे। तो इसी आपकी परिपक्वता और ताजा स्फूर्ति भरे दिन के साथ मैं आपको एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा, जो दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम दूसरा चैप्टर की बात कर रहे थे, उसमें हमने काफी सारी चर्चाएं की है जो आपने हालांकि पिछले वीडियो में देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप पहले वो देखें, उसके बाद यहाँ है, मैं यहाँ पर आपका स्वागत करने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर इसकी मैं बात करूं हिंदी में, इसका मतलब होता है गुरु बीजाणु जनन। देखो, हालांकि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसके नाम से इसकी सारी प्रक्रियाएं समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने जब भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस लगभग उसके अंदर कुछ न कुछ उसका जो प्रोसेस है ना, वो सेम ही है। सेम कैसे? अपने समझने के अकॉर्डिंग, वरना तो अलग बनेगा। ऐसा नहीं कि सबने कैसे कह दिया कि प्रोसेस सेम है। अगर अपने को समझना है तो उसका प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। किस प्रकार रहेगा उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके नाम में इसका गहन रूट छुपा हुआ है, रहस्य छुपा हुआ है कि मेगास्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल होगी, वो मेगास्पोर को जो निर्माण करने की जो सारी प्रक्रिया रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। तो मैं कह सकता हूं कि मेगास्पोर मदर सेल, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स के यानी कि गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही तो हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। यही थी वही बात हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में की थी, माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओवरव्यू करके, फ्लो चार्ट करके, थोड़ा सा दिया था, डिटेल में डिस्कस मैंने नहीं किया था। मैंने कहा था कि आगे हम स्टार्ट करेंगे, तो इसका हम आज लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जुड़ जाए, जो लोग नहीं जुड़े हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। देखो, इसमें स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन। तो each one hypodermal cell at the apex of nucleus functions directly as megaspore mother cells, यानी कि हाइपोडर्मस कोशिकाओं के समूह में से एक कोशिका यानी कि प्रपसु कोशिका की बात करेंगे, वो मेगास्पोर मदर सेल के जैसा बिहेव करेगी या मेगास्पोर मदर सेल के जैसा एक्ट करेगी। और हाइपोडर्मस सेल फर्स्ट डिवाइड्स यूनिकली इनटू आउटर पैराइटल सेल्स एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। देखो, एक वर्ड आ गया है आउटर पैराइटल सेल्स, सुना होगा आपने इसके बारे में, और इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में आपको डायग्राम बनाऊंगा इसके बाद, लेकिन आप इतना से समझ लेंगे, यह हाइपोडर्मस कोशिकाओं का एक समूह है जो किसके अंदर पाया जाएगा? कि भ्रूण कोश की दीवार में, ठीक है, बीजाणु द्वार की दीवार क्या होगा? तो बात करो कि कहां पाया जाएगा और क्यों। बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह रहेगा ओवरी के अंदर, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह रहेगा जो आपस में समान ही है। उनमें से ही कोई एक कोशिका, हमने पहले ही बात की थी कि वो आर्चिस्पोरियल सेल के जैसा एक्ट करेगी। प्रपसु कोशिका की हमने बात की थी, आर्चिस्पोरियल सेल जैसा एक्ट करेगी। तो वो आर्चिस्पोरियल सेल्स होती क्या है? आर्चिस्पोरियल सेल्स मतलब कि वह कोशिका जो समांगी कोशिकाओं के समूह में से अपना क्षेत्र में सघन कर लेती है, आकार बढ़ा लेती है, उसका न्यूक्लियस ज्यादा परिपक्व हो जाता है, ज्यादा विकसित प्रकार का हो जाता है, उस प्रकार के कोशिका को हम आर्चिस्पोरियल सेल्स कहेंगे। होंगी वही, लेकिन क्या करेगी? उनमें से कुछ कोशिका या एक कोशिका क्या करेगी? आर्चिस्पोरियल सेल जैसा एक्ट या व्यवहार करेगी। वही आर्चिस्पोरियल सेल्स के अंदर जब पेरिक्लिनिक डिवीजन होगा, परिणतिक विभाजन होगा, तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी। हमने बात की थी ऐसे कैसे पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। बाहर का मतलब कि कवर बनाना, अंदर का मतलब कि मटेरियल बनाना। बात सेम ही सेम। बाहर का कवर कैसे बनाना है कि बाहर की जो कोशिकाएं होंगी वो उसकी भित्ति या दीवार का निर्माण करेगी, और अंदर का होगा वो उसका मेन फंक्शनल चीज का निर्माण करेगी। अगर माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर करेगी, अगर मेगास्पोर है तो मेगास्पोर बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
तो बात करते हैं, देखो जब भी मेगास्पोर मदर सेल के जैसा एक एक्ट करती है तो उसके अंदर दो कोशिका बनती है, एक बाहर की तरफ प्राइमरी पैरेंटल सेल्स और अंदर की तरफ इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। इसको हिंदी में बात करूं तो बाह्य वित्तीय कोशिका, बाह्य वित्तीय कोशिका, और इसे बोलते हैं आंतरिक बीजाणुजन कोशिका। ये दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। फिर ये क्या होगा, द पैरेंटल सेल इन द केस फॉर्म ए वेरिएबल नंबर ऑफ सेल वॉल। हमने बात की थी कि पैरेंटल मतलब कि वित्तीय, जो वित्तीय कोशिका होगी वो किसका निर्माण करेगी, वॉल सेल का, यानी कि चारों तरफ दीवार बनाने वाली कोशिकाओं या वित्तीय कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इसका विभाजन होता है नहीं होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको जरूर बताई थी कि स्पोरोजिनस सेल का आगे विभाजन नहीं होता है, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डज नॉट डिवाइड एंड एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वही क्या करती है, एक्ट करती है मेगास्पोर मदर सेल जैसा, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जैसा एक्ट कौन करती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो एक क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है, वही सेल जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और आगे जाकर ये क्या बनाएगी, मेगास्पोर्स का निर्माण करेगी। तो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डज नॉट डिवाइड एंड एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल्स। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आगे विभाजित नहीं होकर एक्ट करती है किसके जैसा, मेगास्पोर मदर सेल्स, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का व्यवहार प्रदर्शित करती है या एक्ट करती है, ठीक है। प्राइमरी आउटर पैरेंटल सेल्स either not divide and if divide many number of times to form wall। ये बात मैंने आपसे कही थी कि अगर प्राइमरी आउटर सेल्स होगी, प्राथमिक वित्तीय कोशिका होगी, या तो डिवाइड नहीं होगी, अगर डिवाइड होगी यानी कि उसके अंदर विभाजन होगा तो कौन सा, कि इफ डिवाइड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स टू फॉर्म वॉल, अगर ये डिवाइड होगी बहुत बार तो क्या बनेगी, बहुत सारी संख्याओं में वॉल यानी दीवार या भित्ति का निर्माण करेगी। ये प्रोसेस हमने अभी पढ़ा था। फिर बात करते हैं, the first mitotic division is also transverse resulting in a linear tetrad of 4 megaspores। हमने कल एक चार्ट बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये माइटोटिक डिवीजन के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये बात बहुत गहन से रखना क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ हमेशा से या तो जाएगा कैसा, केंद्रक विभाजन लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो कुछ एक बुक्स होती है उसके अंदर डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन लिखा हुआ रहता है। तो एक बात अपने को पता होनी चाहिए कि इसके अंदर अभी तक यानी कि प्राइमरी जो भी 1 2 3 जो भी कोशिकाओं के विभाजन होंगे उसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस का डिवीजन रहेगा, ठीक है। तो द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज आल्सो ट्रांसवर्स रिजल्टिंग इन ए लीनियर टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर। हमने बात की थी कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है वो क्या बनाएगी, मेगास्पोर्स का निर्माण करेगी। अब किसी भी एक कोशिका से जब 4 इस मेगास्पोर से 4 प्रोडक्ट बनेंगे, इस प्रकार के अंदर कौन सा होगा, मियोसिस होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इसके रिजल्ट के तौर पर क्या बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल से जब 4 कोशिकाएं बनेंगी तो 4 कोशिकाएं एक लाइन के रूप में या लाइनर टेट्राड, लाइनर टेट्राड कैसे, एक ही लाइन में लाइनर टेट्राड के जैसा दिखाई देगी रिजल्ट के तौर पर, वो भी ट्रांसवर्स, एक के ऊपर एक सजी हुई है जमी हुई, ठीक है। लीनियर लाइनर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स इज मोस्ट कॉमन बट टी शेप, लंब शेप एंड आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स मेनी आल्सो फॉर्म। मुख्यतः क्या होता है कि जो लीनियर टेट्राड होते हैं वो टी शेप में नजर आते हैं, ठीक है। टी शेप में कैसे कि 4 में से एक ही मेगास्पोर बचती है, हमने कल बात की थी, क्योंकि 3 डिजनरेट होकर नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एक बचने वाले को, तो वो टी शेप बन जाएगा, या लंब शेप बोल दो, या उसे हम आइसोबाइलेटरल टेट्राड भी कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। जनरली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर यानी कि सामान्य तौर पर या आम तौर पर सबसे नीचे वाला जो मेगास्पोर होता है, जो फारदेस्ट फ्रॉम माइक्रोपाइल, जो बीजाणु द्वार से दूर की तरफ यानी कि निभाग के सतह की तरफ होता है, वो फंक्शनल होता है, यानी कि वो क्रियात्मक रहता है। बाकी वाले जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। जनरली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर फारदेस्ट फ्रॉम माइक्रोपाइल इज फंक्शनल। उनमें से ये जो नीचे वाला होता है या सबसे नीचे की तरफ आ जाने वाला कौन सा वाला, निभाग के क्षेत्र वाला होता है, वो फंक्शनल रहता है, बाकी डिजनरेट हो जाता है। डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो सेल, पर वो आगे जाकर किसका निर्माण करता है या विकास करता है, एम्ब्रियो सेल का। एम्ब्रियो सेल मतलब कि भ्रूण कोश का, ठीक है। एम्ब्रियो सेल बोल तो यही उसे हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्म, मादा युग्मकोद्भिद। किसे बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद? 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के अंदर कि
मादा युक्त बहुविध क्या है या एम्ब्रियो सैक। देखो एम्ब्रियो सैक ही मादा युक्त बहुविध है। दूसरी बात करें एंड अदर 3 मेगास्पोर डीजनरेट एंड बीइंग कंज्यूम्ड फॉर न्यूट्रिशन बाय फंक्शनल मेगास्पोर। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि वो तीनों नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करते हैं, फंक्शनल वाला जो पीछे एक बचेगा मेगास्पोर, इसको क्या करते हैं वो न्यूट्रिशन या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आगे जाकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करे और आगे जो भी एम्ब्रियो सैक में कोशिकाओं का विभाजन होकर एक पूर्ण यानी कि वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक बनेगा जिससे क्या होगी फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगी वो संपन्न होगी। तो ये हमने थ्योरी देखी है, इसका मैं आपको बाई लेबल्ड चार्ट और बाई लेबल्ड डायग्राम बना के अभी बताता हूं किस प्रकार कोशिकाओं का विभाजन होता है और एज ए रिजल्ट या प्रोडक्ट के रूप में जो अपना एम्ब्रियो सैक बनता है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, किस टाइप की होती है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है और बात करें उनकी साइज और उसकी गुणिता यानी कि डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, इसका चार्ट बनाते हैं। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसी को वापस एज ए डायग्राम के थ्रू और एज ए फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपने वो पीछे जो भी पढ़ा है उसको आप दिमाग में रखते हो, यहाँ पर ये जो चीजें फॉलो कर रहे हैं उसको आप देखें तो आई एम डैम श्योर आपको 100% समझ में आएगा। मैं यही खड़ा हूं आप ही के सामने समझाने के लिए। ठीक है, अब बात करें, देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि हाइपोडर्मल कोशिकाओं का जो समूह होता है उनमें से कोई एक कोशिका आर्चिस्पोरल सेल बनती है। कैसे बनती है बात की थी हमने, कोशिकाओं के समूह के अंदर से कोई एक कोशिका है जिसका जीव द्रव्य सघन यानी कि डेंस्ड साइटोप्लाज्म होता है, आकार में बड़ी हो जाती है और वो क्या करती है आर्चिपोरल सेल का एक्ट करती है। फिर वो आर्चिपोरल सेल एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल्स यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के जैसा व्यवहार करती है। ठीक है, तो ये देखो ये भी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, इनमें से एक बीच में से मेगास्पोर मदर सेल्स का जैसे एक्ट कर रही है। फिर मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 लीनियर टेट्राड बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे जो एक तरफ लाइन में रहेंगे। चारों देखो एक दिख रहे हैं 1 2 3 और 4 लीनियर टेट्राड बनेंगे। उनमें से चारों में से 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, अपहासित हो जाते हैं और अपना जो भी अपने अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो पीछे बचने वाले एक फंक्शन जो मेगास्पोर होता है उसको दे देते हैं और उसी मेगास्पोर को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। ठीक है, वापस समझ लेना, 4 जो भी गुरु बीजाणु बनते हैं उन 4 में से 3 गुरु बीजाणु डिजेनरेट हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में अपर के जो 3 होते हैं ऊपर की तरफ वाले 3 गुरु बीजाणु डिजेनरेट हो जाते हैं। अपने अंदर पाए जाने वाला सारा न्यूट्रिशन वो चौथे गुरु बीजाणु को दे देते हैं और उसी चौथे गुरु बीजाणु को हम कहते हैं वो होता है फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक। अब यही फंक्शनल या क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर बार बार केंद्रकों का विभाजन होता रहेगा और 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनेगी। फिर जो भी संरचना बनेगी वो लास्ट में जाकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करता रहूंगा। आप यहाँ पर ध्यान लगाकर समझें और पूरा का पूरा फोकस अपना यहाँ रखें ताकि ये चीज समझ में आए। अगर ये एक बार मैं समझ में आ गई तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इसको कभी अपने जीवन में जब तक बायोलॉजी आपके साथ है आप इसे नहीं भूलेंगे। तो देखो मेगास्पोर मदर सेल ये जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमएमसी, जो हमेशा 2M होती है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब देखो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन कैसे, क्योंकि अपने को प्राप्त होते हैं एज ए रिजल्ट 4 लीनियर 4 मेगास्पोर जो लीनियर यानी कि लाइन में होते हैं, रैखिक क्रम में हिंदी में बोलते तो रैखिक क्रम में गुरु बीजाणु। तो जब भी किसी के प्रोडक्ट के रूप में, किसी भी डिवीजन के प्रोडक्ट के रूप में एक कोशिका से 4 बनते हैं उसे क्या बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, तो लीनियर टेट्राड के रूप में। अब देखो ये 4 लीनियर टेट्राड के रूप में मेगास्पोर पाए जाते हैं। तो हमने अभी बात की थी कि ये चारों मेगास्पोर से उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। तो 1 2 3 ऊपर वाले 3 ये रहे ऊपर वाले 3 तीनों डीजेनरेट यानी कि अब हासिल हो गए, अपना सारा न्यूट्रिशन किसे दे दिया अपर 3 डीजेनरेटेड, ऊपर वाले तीनों डीजेनरेट हो गए और सारा का सारा न्यूट्रिशन किसके अंदर आ गया नीचे वाले एक मेगास्पोर के अंदर, नीचे वाला एक मेगास्पोर के अंदर आ गया। और बात करें हम मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस, मियोसिस से रैखिक क्रम में गुरु बीजाणु 3 डिजेनरेट हो गए, एक के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिशन आ गया। अब ये एक मेगास्पोर जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक मेगास्पोर जिसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है। अब इसके अंदर जो एक केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर हमेशा याद रखना होता समसूत्री विभाजन है, लेकिन समसूत्री विभाजन के अंदर इसके अंदर केवल और केवल केंद्रक का ही विभाजन होता है। अभी
इसके जो साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। याद रखना, केवल और केवल केंद्रित का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन अभी नहीं हो रहा। तो ये एक केंद्र, इसके अंदर पहला समसूत्री विभाजन हुआ तो एक से दो कोशिकाएं, दो केंद्र बन गए, दो केंद्र हुए दोनों ध्रुवों की तरफ। याद रखना, दोनों ध्रुवों की तरफ यहां हम बात सकते हैं कि एक निभाग के क्षेत्र की तरफ और एक बीजांड द्वार के क्षेत्र की तरफ। याद रखना, फिर इसके अंदर दूसरा समसूत्री या दूसरा केंद्र की विभाजन होता है। दूसरा केंद्र की विभाजन हो गया तो दो ऊपर दो नीचे, चार कोशिकाएं, इसे बोलते हैं टू सेल्ड स्टेट, दो कोशिकीय अवस्था। इसमें चार सेल्ड स्टेट, चार कोशिकीय अवस्था। फिर इसके अंदर तीसरा केंद्र की विभाजन होगा, तीसरा केंद्र की विभाजन। तो श्योर है कि सबके अंदर दो दो बढ़ जाएगी संख्या, तो चार कोशिकीय समूह थी वो क्या हो जाएगी 8 सेल्ड स्टेज, 8 कोशिकाओं का समूह। अब यहां से शुरू होता है असली मजा। कैसे कि देखो यहां तक तो समसूत्री विभाजन हो रहा था, केंद्रकों का विभाजन। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे जो 8 कोशिकाओं की एक स्थिति बनी है, इन 8 कोशिकाओं के समूह में से जो भी चार चार के दो ग्रुप है उनमें से एक एक कोशिका क्या होती है ध्रुव से हटकर बीच में, उनमें से एक एक कोशिका ध्रुवों से हटकर बीच की ओर गति करना स्टार्ट कर देती है। कैसे, इसकी भी एक कोशिका बीच में यहाँ पर आकर रुक जाएगी, इसकी भी एक कोशिका आकर बीच में। तो देखो ये 8 कोशिका समूह थी, इनमें से भी एक यहाँ आकर बीच में रुकी, इसकी भी एक यहाँ आकर बीच में रुकी। और अब ये स्टेज कैसी बनी कि इसमें से जो 8 सेल्ड स्टेज थी जिनमें से दो बीच में आ गई कोशिका। अब इनके अंदर क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ 3 रही, नीचे की तरफ भी 3 रही, बीच में भी क्या है 3, ये सारे क्या है न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन होकर भित्ति निर्माण की क्रिया होगी। तो जब भी भित्ति निर्माण की क्रिया होगी तो देखो ये सारी 8 से न्यूक्लियस है, तो ये भित्ति के निर्माण की ऊपर की तरफ भित्ति निर्माण होने पर 3 कोशिकीय इस तरह संरचना नजर आती है। इसे हम बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। याद रखना, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल। इससे नीचे की तरफ है, नीचे भी 3 है, बीच में से एक नाशपति के आकार की कोशिका जिसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण होता है, उसे तो हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। और उसके दोनों तरफ दो समान या समरूप आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 200 कोशिकाओं को बोलते हैं सहायक कोशिका। इंग्लिश में बोले तो सिनर्जिस्ट, SYNERG, सिनर्जिस्ट, ठीक है। और इसे बोलते हैं एग सेल, अंड कोशिका। बीच में 2 केंद्र थे, दोनों के ऊपर जब दोनों केंद्रों के ऊपर कॉमन एक भित्ति निर्माण रहेगा। तो ये कैसी स्थिति नजर आ रही है कि एक कोशिका के अंदर 2 केंद्र नजर आ रहा है, तो इस अकेली कोशिका को बोलते हैं, इसी अकेले केंद्र के समूह को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्र। इसी का दूसरा नाम है द्वितीयक केंद्र, इसी का एक और नाम है डेफिनेटिव केंद्र। डेफिनेटिव, ठीक है, डेफिनेटिव केंद्र, ठीक है, तीनों इसके नाम। अब देखो अपने यहाँ पर क्या हुआ, इन कोशिकाओं के ऊपर भित्ति निर्माण हुआ। भित्ति निर्माण होने पर ये जो संरचना बनी ये क्या है, एम्ब्रियो सेल है, एम्ब्रियो सेल, यानी कि हिंदी में बोले तो भ्रूण कोश। अब इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझ लेना, क्योंकि मेन जो भी इसका गेम चेंजिंग पॉइंट ये है। कैसे कि प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ अंड कोशिका। अब देखो हमेशा याद रखना, प्रतिमुखी कोशिकाएं निभागीय क्षेत्र की तरफ पाई जाती है और जो भी अंड कोशिकाएं होती है वो बीजांड द्वारी क्षेत्र की तरफ, ठीक है। देखो अंड कोशिका और सहाय कोशिका, इस पूरे के पूरे ग्रुप को बोलते हैं एग apparatus, APPARATUS, यानी कि अंड समुच्चय। किसको, अंड कोशिका और सहाय कोशिका जो कॉमन में इसे बोलते हैं अंड समुच्चय, इसे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। अब इसका काम बदलता है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भ्रूण कोश का परिवर्तन या भ्रूण कोश की संरचना, सॉरी। तो इसमें पहले समझ लेते हैं, देखो प्रतिमुखी कोशिका का काम क्या रहेगा, प्रतिमुखी कोशिका द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्र को पोषण प्रदान करेंगे। नीचे की तरफ क्या है, सहायक कोशिका है और बीच में अंड कोशिका है, तो दोनों सहायक कोशिका अंड कोशिका को पोषण प्रदान करेंगे। अब हम बात करेंगे भ्रूण कोश के संरचना की अपने आगे टॉपिक में, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेल के बारे में, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियो सेल यानी कि भ्रूण कोश के बारे में। इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था कि भ्रूण कोश की पूरी स्ट्रक्चर डिटेल में बता देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बात करते हैं एम्ब्रियो सेल की, क्योंकि बार बार इसके अंदर जब भी समसूत्री विभाजन हो रहा था तो एंड के अंदर इस प्रकार की स्टेज मिल रही थी जिसे हमने इसको क्या बोला था, एम्ब्रियो सेल, ठीक है। मैं एम्ब्रियो सेल को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि अपने जो भी चैप्टर है वो अपने अंतिम दौर पर है,
तो देखो एमडीएस और में हमने बात की थी कि ऊपर की तरफ इसकी तरफ निभागी सिरा, निभाग सिरे की तरफ क्या है एंटीपोडल कोशिकाएं पाई जाती है। तीन कोशिकाएं होती है समान आकार की। अगर मैं इनकी गुणिता की बात करूं तो ये सभी तीनों कोशिकाएं होती है वो सभी क्या होती है अगुणित होती है, एन होती है अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड। प्रतिमूल कोशिकाएं बीच के अंदर दो केंद्र की वो एक कोशिका संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, इसे ही हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक या इसे ही हम बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस या सलीन केंद्रक। बात करें इसमें केंद्रकों की संख्या तो काफी बार इसको n+n लिखा जाता है क्योंकि दो केंद्रक हैं, लेकिन आपकी बुक में ये दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो गुणिता होती है वो 2n होती है, इनके हम तुरंत बोल भी सकते हैं जिसे बोलते हैं द्विगुणित। 2n होती है, द्विगुणित होती है। अब मैं बात करूं नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ तीन कोशिकीय समूह पाए जाते हैं। तीन कोशिका समूह कौन सा कि बीच के अंदर जो बड़ी तथा नाशपाती के आकार की, मैंने बात की थी काफी बार, नाशपाती के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है एक, उसे हम बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका की मैं बात करूं तो इसकी गुणिता होती है, ये भी क्या होती है अगुणित होती है, अगुणित होती है। अंड कोशिका के दोनों तरफ दो समान आकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसे बोलते हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिस्ट। सहायक कोशिकाओं के अंदर अंगुली के समान प्रवर्त पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस। इन्हीं अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर या प्रवर्धन क्या करता है कि ये कोशिकाएं हैं अंगुलीनुमा प्रवर्धन की उपस्थिति के कारण अंड कोशिका को पोषण प्रदान करती है, अंड कोशिका को पोषण प्रदान करती है। कौन करती है सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिस्ट कोशिकाएं। अब मैं अंड कोशिका की गुणिता की बात कर ली थी कि ये n होती है और सहायक कोशिका की गुणिता की बात करी तो दोनों है, तो दोनों भी क्या होती है अगुणित ही होती है। अब बात करते हैं इनको अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन दोनों को कॉमन फॉर्म में क्या बोलते हैं अंड समुच्चय। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसे बोलते हैं एक एपेरेटस, अंड समुच्चय, ठीक है। अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों कॉमन। तो ये एक क्या होगी अपने सामने, ये देखो कितनी कोशिकाएं होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सेल एंड इसका ना न्यूक्लियस काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था नजर आती है जिसे हम एक विकसित भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। देखो 7 7 8 न्यूक्लियस होगी। इस प्रकार के भ्रूण कोश को कहा जाता है मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप, यानी कि जो भ्रूण कोश का परिवर्तन हुआ डेवलपमेंट, इस प्रकार का जो अधिकांश पादपों के अंदर यही मिलता है, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप। हिंदी बोले तो एक बीजाणु पॉलीगोनल, एक बीजाणु मतलब एक बीजाणु से निर्मित होने वाला, एक मोनोस्पोर से। पॉलीगोनल नाम स्टोर्सबर्गर ने दिया था, सबसे पहले पॉलीगोनल नामक पादप में अंदर ये चीज उसने स्टडी की थी, इसलिए उसके आधार पर इसका नाम हो गया मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप। तो ये है वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो से। तो इसी के साथ ही अपना जो दूसरा चैप्टर है वो भी आज कंप्लीट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको डाउनलोड करके नोट्स बनाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने मात्रा में आपके पास कॉन्टेक्ट से जो इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना चाह रहे हैं उन सबको शेयर करें। आपका उत्साह ही है जो हमें इस कार्य को करने के लिए बढ़ावा देता है, और इस लॉकडाउन के महादौर में जो आप पढ़ाई जारी रख रहे हो जिससे हमें बहुत एक अच्छी ऊर्जा मिलती है और हम इस काम को और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।